सब्सक्राइब कीजिए चैंपियनशिप चैनल को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रसायन विज्ञान का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये कोर्स पूर्णतः एनसीईआरटी के आधार पर रखा गया है। तो इसमें एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का अध्ययन किया जाएगा, विस्तृत अध्ययन जो किसी स्कूल के क्लास में होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो है पार्ट 1 की बात करेंगे हम। पहले पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर में जो पहला वाला चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है रोनाल्ड हाफमैन के द्वारा। ठीक है, जो कि है रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है चेंज होते हैं, मतलब एक तरीके से रूपांतरण होता है। और जो असंख्य प्रकार के जो अणु होते हैं, अनेकों प्रकार के अणु होते हैं, उनके अध्ययन करने का भी ये विज्ञान है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर के एक्टिव ज़रूर रहें। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बीच बीच में इस वीडियो को पॉज करके नोट्स लेने का काम ज़रूर कीजिएगा, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 11th कक्षा 11 के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको नोट करनी है, विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, ये वाली लाइन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रसायन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस वीडियो को पॉज करके इस लाइन को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आता है रसायन विज्ञान का विकास। ठीक, तो अब रसायन विज्ञान का विकास जो है वो किस प्रकार होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है सिर्फ इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया है। तो ये 2 रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा था, और ये 2 रोचक वस्तुएं क्या थी? जैसे एक पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ जो है वो अमृत थी, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए। ठीक, तो हमारे जो पुराना जो भारत का इतिहास रहा है उसमें जो है वैज्ञानिकों को भी काफ़ी सारे तथ्यों की जानकारी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात होती है आधुनिक रसायन की। ठीक है, जो रसायन का जो वर्तमान स्वरूप है वो आधुनिक रसायन है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें धातु कर्म, औसत, कांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि सम्मिलित थे। ठीक है, तो
कई सारे जो स्थान हैं उनकी खुदाई पर, जैसे सिंध, मोहनजोदड़ो और पंजाब, हड़प्पा में की गई जो योजनाबद्ध खुदाई हुई थी, उसमें से भी कई बार सिद्ध हुआ है कि भारत में के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। ठीक है, अभी ये नोट नहीं करना है, ये समझना है। ठीक है, समझने के बाद जो है जिन चीज़ों को नोट करना होगा वो मैं खुद आपको बता दूंगा कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर। ठीक है, तो आप देखिए, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो निर्माण कार्य में जो है जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है। उनमें जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका निर्माण करने के लिए जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अब जो जिप्सम उपयोग किया गया है उसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है। ठीक है, अब तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये भी इसमें जिप्सम में मिलाया गया है थोड़ा मात्रा में। तो अब यहाँ पे जो है हड़प्पा के लोग जो है फेंस बनाते थे। ये सब चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके कोर्स में। एग्ज़ाम के लिहाज से हम यहाँ पे थोड़ा सा को आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे कुछ केमिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके नाम भी पता होने चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि फार्मूले पता होने चाहिए इनके। जैसे कि लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या फार्मूला होता है इसका, H2SO4। ये अलग से नोट कर सकते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं है वो लोग नोट कर सकते हैं इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले बेसिक फार्मूला है, ये याद होने ज़रूरी है। उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। ठीक है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो और बाकी जो है यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे तांबा है, टिन है, जस्ता है। तांबा क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, टिन क्या होता है, SN होता है। जस्ता क्या होता है, जिंक होता है। ठीक, और जो है लोहे के सल्फेट की बात की जा रही, जैसे कि आपका एक होता है फेरस सल्फेट, FeSO4। ठीक है, तो शीशा भी है यहाँ पे। शीशा क्या होता है, लेड। लेड को बोलते हैं, शीशे को PB से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लेड। इस लेड से शीशा बनता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए। ठीक है, अब आता है हमारा नया टॉपिक, रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, रसायन विज्ञान की जो भूमिका है वो विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हर शाखाओं के साथ ये किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का जो व्यवहारिक उपयोग है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि मौसम में, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में, कंप्यूटर परिचालन तथा उर्वरकों में, क्षारों में, अम्लों में, लवणों में, रंगों में, बहुलकों में, दवाओं में, साबुनों में, अपमार्जकों में, धातुओं में, मिश्र धातुओं में आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। ठीक है,
तो अब और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसे जीवाणुनाशक होते हैं और कीटनाशक होते हैं, उनमें भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को हम नोट करेंगे। ठीक है, ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ 11th के एग्ज़ाम के साथ साथ। इसमें जो है कुछ औसत हैं जिनके उदाहरण हैं। तो इसमें जो औसत हैं, जिसमें कैंसर की औसत है जो चिकित्सा में प्रभावी औषधि होती है, जैसे कि सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। ठीक है, तो सिस्प्लैटिन और टैक्सोल ये कैंसर की उपयोगी औषध हैं। ठीक, तो और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं ये। तो इनकी जो औषध होती है ये एजिडोथाइमिडीन है। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, ये इस पॉइंट को नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ जो रसायन हैं जो कैंसर के और एड्स के चिकित्सा में जो है उपयोग में आती हैं। ठीक है, तो एक तो हो यहाँ पे हो गई क्या औसत है, क्या है, AZT, एजिडोथाइमिडीन, इसको नोट करेंगे। ठीक है, और कैंसर के उपचार में जो प्रभाव यूज हो रही है वो है सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख लेंगे, एक लिखेंगे कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ। ठीक है, उसमें लिखेंगे डैश लगा के सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। और दूसरा जो लिखेंगे एड्स के रोगियों के उपचार हेतु प्रभावी औषधि AZT, शॉर्ट में AZT बोलेंगे, फुल फॉर्म इसका है एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब इसमें जो है आगे एक ये है ओजोन का जो डिप्लेशन होता है, जैसे जैसे समताप मंडल है हमारे वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन गैस पाई जाती है जिसका फार्मूला क्या होता है, O3, ओजोन गैस का फार्मूला है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और इस ओजोन का जो क्षरण है, अपक्षय है, वो एक प्रदूषक करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो है एक क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, जैसे कि CF2, ठीक है, और CF2, ये क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रकार है। जैसे एक फ्रेऑन होता है, फ्रेऑन का एक प्रकार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो है फ्लोरीन पाया जाता है, और CF2Cl2, ये फॉर्मूला इसका जो है CF2Cl2, माफ करना, यहाँ पे जो है CF2Cl2। ठीक है, ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन इसमें दोनों पाए जाते हैं। और एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl, ठीक है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वायुमंडल में 1 लाख जो है ओजोन के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों को, 1 लाख ओजोन को मॉलिक्यूलों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ठीक है, 1 लाख। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, द्रव्य क्या है, द्रव्य की बात करेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग कॉपी में, द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य क्या है, द्रव्य किसी वस्तु को हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु, ये फॉर्मूला है, कोई भी वस्तु, इसकी परिभाषा, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई, ये आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। अब हम द्रव्य में आ गए हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो आसपास की वस्तुएं, एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, द्रव्य कहलाती है, जहाँ तक लिख लिया हमने, डेफिनेशन लिख ली। अब इसका उदाहरण लिखना है हमें। ठीक है, जैसे कि पुस्तक, कलम, पेंसिल, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, और इनमें अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, इन सभी का, ठीक है, एक द्रव्यमान होता है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, तो द्रव्य की अवस्थाएं आप सभी जानते होंगे। द्रव्य की तीन मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और वैसे जो वर्तमान में प्रचलित हैं वो 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। ठीक है, चौथी और पांचवी प्रकार की। तो चौथी प्रकार की जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, द्रव्य की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, और जो पांचवी अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांचवी अवस्था है द्रव्य की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। और चौथी अवस्था द्रव्य की होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं के अलावा पहली तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं द्रव्य की। ठीक है, द्रव्य यानी कि पदार्थ हम बोल सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है, पदार्थ। पदार्थ की अवस्था की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक फिगर बना है। ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है। तो इस पिक्चर में तीनों अवस्थाओं में, द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में जो कणों का संगठन है, कणों की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो दिखाई गई है। ठीक है, ठोस में जैसे आप देख सकते हैं, ठोस में जो कण हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, मतलब इनके बीच जो है कोई गैप नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बिल्कुल नहीं है। इससे एक बात ये सिद्ध होती है कि अगर इनको जो है दबाया जाए, यानी कि कंप्रेस करा जाए एक दूसरे की ओर, इनको कंप्रेस करा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं ईंट का टुकड़ा ले लें हम, जैसे कोई पत्थर है, कोई बॉक्स है जो मजबूत ढांचे का है। ठीक है, तो पत्थर है, जैसे पत्थर को देखते हैं, पत्थर को अगर हम पिचकाते हैं या दबाते हैं तो वो जो है वैसा का वैसा ही रहता है, उस वो पिचकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि उसमें जो अणु हैं, जो अणु, परमाणु, आयन, जो भी अवयवी कण बोला जाता है इनको, तो ये जो हैं इनके मध्य जो है कोई भी दिक् स्थान नहीं होता, यानी कि खाली स्थान नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है ठोस रहते हैं और ये इनकम्प्रेसिबल हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ठोस का ये एक मुख्य गुण है। ठीक है, तो ठोस क्या होता है, इनको जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब अभी ये सब चीज़ें मैं लिखाऊंगा, ये गुण हैं। ठीक है, ये लिखाऊंगा, तो अभी फिलहाल इसको समझने का काम करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है द्रव की बात करते हैं हम। ठीक है, अब द्रव में देखो, द्रव में जो अवयवी कण हैं उनके बीच थोड़ा गैप है ना। तो अब जैसे कि कोई भी द्रव हो गया, पानी ले लो, दूध ले लो, तो उसमें जो है देखोगे तो वो जो है कंप्रेस हो जाता है। जैसे पानी को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है, यानी कि पानी को अगर हम उच्च दाब लगा करके अगर हम अप्लाई करेंगे उसमें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा द्रव। ठीक है,
और उसी तरीके से द्रव का अगर तापमान बढ़ाया जाए और दाब कम कर दिया जाए तो वो गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है गैस अवस्था में। ठीक है, अब देख सकते हो गैस के जो पार्टिकल हैं वो जो है इन दोनों की तुलना में ज़्यादा इनमें डिस्टेंस होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल नज़दीक नहीं होता है, तो इनमें गैप होता है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ठोस को अगर हम, जैसे बर्फ़ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम अगर एग्जाम्पल के लिए बर्फ़ को हम अगर यहाँ पे पिघलाते हैं, ठीक है, गर्म करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, पानी में। ठीक है, और पानी को अगर हम उबालेंगे या बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये वाष्प में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में, यानी कि भाप कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। गैसों में कण बहुत दूर दूर होता है, लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों के कण दूर दूर होता है, लेकिन ठोसों में जो कण होते हैं वो जो है क्या होता है, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, अगर सपोज जो है ये यहाँ पे गैप होगा, गैस के अणुओं में, कणों में गैप होगा, खाली स्थान होगा, तो इनको इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए इनके पास स्पेस होगा, तो ये गति कर पाएंगे इधर उधर। अब जब गति कर पाएंगे तो कहने का मतलब गैस के अणुओं की गति जो होती है सर्वाधिक होती है ना, और उससे कम द्रव की होती है, उससे कम ठोस के अणुओं की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, तो ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं और वे बहुत आसानी से तथा तेजी से गति कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण अब लिखेंगे कॉपी में, नोटबुक में, हेडिंग द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण। ठीक है, निम्नलिखित अभिलक्षण होता है, ये नहीं लिखना है, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण, ये हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें ये लिखना है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ठोस के अणुओं के बीच कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ठोस के अणुओं के बीच अगर जब कोई गैप होगा ही नहीं तो उनका वो पिचकेंगे नहीं तो उनका जो आकार है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि इनका जो आकार है वो निश्चित निश्चित होता है। ठीक है, साथ ही इसका जो आयतन है, इसमें जो अणुओं की जो मात्रा है वो ना ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, यानी कि इसका जो आयतन है वो भी निश्चित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे अभिलक्षण के पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, निश्चित आयतन होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। जैसे हमने जो है एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एक फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया। ठीक है, अब कोनिकल फ्लास्क और बीकर में देखते हैं दोनों का जो आयतन है वो समान है। ठीक है, सपोज इस बीकर का जो आयतन है वो 50 ml है। ठीक है, 50 ml मिलीलीटर, और इसका कोनिकल फ्लास्क का आयतन भी 50 मिलीलीटर है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, पानी है, H2O है। ठीक है, तो इसका जो पानी है मैंने यहाँ से ये पानी इसमें डाल दिया, फ्लास्क में डाल दिया, बीकर से मैंने पानी डाल दिया फ्लास्क में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो आकार है, तो जो अभी इसमें पानी रखा है, सपोज वो पानी 50 ml है इसमें, अब इस पानी को हम इस फ्लास्क में डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, 50 ml पानी 50 ml ही रहेगा, यानी कि इसका जो आयतन है ना 50 ml, वो निश्चित है, वो कम नहीं हो रहा है, वो ना ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका आयतन, द्रव का आयतन
निश्चित होता है। अब आकार की बात करते हैं। यहाँ पे जो इसका आकार है वो कैसा था, लगभग हम देखते हैं ये बेलनाकार का होता है ना। तो बीकर का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे पानी का जो आकार था वो बेलनाकार था। जैसे ही हमने फ्लास्क में डाल दिया तो इसका आकार कोनिकल बन गया, कोन के जैसे आकार का पानी बन गया यहाँ पे, है ना। जैसा इसका शेप था वैसा बन गया। तो अब यहाँ पे जो है कोनिकल शेप बन गया, यानी कि जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। डायरेक्ट हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। समझ में आया होगा। यानी कि द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब ये उसी पात्र का आकार ले सकता है जिसमें उसे रखा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो गैस का अभिलक्षण, ये 2 पॉइंट नोट करने हैं, उसके बाद तीसरा पॉइंट भी नोट करना है, ठीक है। पहले इसको समझना है, उसके बाद नोट करना है। मेथड से अगर काम होगा तो चीज़ें समझ में भी आएंगी आसानी से और याद भी रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गैस के आयतन की बात करते हैं। गैस के आयतन में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। अब ये कैसे होता है इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है, एक पात्र है, ठीक है। यानी कि वो बंद, सील बंद पात्र कह सकते हैं हम, जैसे, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ अमाउंट में गैस भरी हुई है, ठीक है। देखो आकार की बात अगर हम करें, इस पात्र में हमारे पास गैस है और हमने इस गैस को एक गुब्बारे में भर दिया, बलून में भर दिया, ठीक है। एक बलून में भर दिया तो ये बलून लाइक शेप ले लेगा, इसमें बलून के जैसे आकार का, आकार की इसमें गैस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो पात्र है वो अगर आयताकार है तो वो या वर्गाकार है तो वो उसी आकार का होगा। गैस यानी कि गैस का जो आकार है वो, एक चीज़ ये पता चलती है, गैस का आकार यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आयतन की बात अगर हम करते हैं तो सपोज इसमें से हम गैस इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते टाइम जो है कुछ मात्रा में जो गैस है वो रिलीज हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। वो गैस तो एक जगह स्थिर नहीं रहते क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, यानी कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कुछ मात्रा में जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से गैस को हम इसमें फिल नहीं कर पाते हैं, कुछ अमाउंट इसका वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो बर्बाद हो जाता है यानी कि जो आयतन है वो कुछ कम हो जाता है बलून में जा कर के। तो इसका मतलब ये है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, यानी कि वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाते हैं जिसमें उसे रखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे जो मैंने कंटेनर बताया, कंटेनर में कुछ अमाउंट में गैस है, तो उसमें से अगर आधी गैस भी यूज कर ली जाए, बलून में डाल दी जाए, तो ये पूरे बलून में अपना स्थान घेर लेगी, ठीक है। सिर्फ आधी गैस, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आयतन है वो भी निश्चित नहीं रहता है। क्लियर हुआ ना। तो मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये 11th क्लास का पहला चैप्टर था। अगर ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।